Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you are watching 5 in classes. Let's hit the concepts. तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन हमने काफी सारे लेक्चर्स यहाँ पे कर रखे हैं। अब ये लेक्चर जो है कि डायनामिक्स का होने वाला है। डायनामिक्स मतलब कि क्या होता है? अच्छा, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस पता है ना, हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था शुरुआत में ही। तो मैकेनिक्स is divided into two, kinematics and dynamics. In kinematics we are only concerned about the motion, we are not concerned about the forces or the cause of motion, right? And in dynamics we are going to study about the forces also, which is the cause of motion. समझ में आ रही बात? तो आज के लेक्चर से सर्कुलर मोशन में फोर्सेस की बातें भी हम लोग करने लगेंगे, तभी तो हम इसे डायनामिक्स कहेंगे। समझ में आ रही बात? चलो, पिछले लेक्चर्स में हमने रेडियस के बारे में बात किया था। उसके पहले काइनेमेटिक्स की बहुत सारी चर्चाएं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हम लोग कर चुके हैं। चलो आओ थोड़ा सा शुरू करते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में। तो डायनामिक्स क्या होता है? बेसिकली डायनामिक्स मींस जब हम फोर्स को कंसीडर करने लगे, हमारी स्टडी में अगर हम फोर्स को भी कंसीडर करने लगे, देन दैट काइंड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड एज डायनामिक स्टडी। तुम्हें याद है ना, मैकेनिक्स वाज डिवाइडेड इनटू काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ इफेक्ट्स के बारे में बात करते थे, इफेक्ट्स के बारे में, और डायनामिक्स में हम लोग इफेक्ट्स के साथ साथ कॉज के बारे में भी बात करते हैं। अरे भाई, किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगता है तो बॉडी मूव कर सकती है ना। अगर ये मास m की हो, बॉडी मूव कर सकती है ना। तो फोर्स इज द रीजन ऑफ मोशन एंड मोशन इज समथिंग एल्स। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की बातें जब करते हैं, टाइम की बातें जब करते हैं, तो दैट कम्स अंडर काइनेमेटिक्स। लेकिन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम के साथ साथ अगर मैं फोर्स की बात भी करने लगूं तो दैट विल बी कॉल्ड एज डायनामिक्स। तब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि भैया हमने अब डायनामिक्स की बात करनी शुरू कर दी है। समझ में आ रही है बात? चलो आ जाओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ, सर्कुलर मोशन में हमने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा है। सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल हो तो एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी विल बी द टेंजेंट, वेलोसिटी डायरेक्शन इज गोइंग टू बी इन द टेंजेंट डायरेक्शन। और इस तरीके से ये क्या होता है? रेडियस होता है। करेक्ट और नॉट? अब हमने पढ़ा था कि अगर ये बॉडी किसी सर्कुलर मोशन में है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशंस कैन बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। First one is radial acceleration and second one is tangential acceleration। ये बात की हुई थी। रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, या कह लो ओमेगा स्क्वायर इनटू r, where v is the linear velocity magnitude of linear velocity, omega is the angular velocity, r is the magnitude of radius। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में हमने पढ़ा था अल्फा इनटू r, where alpha is the angular acceleration, alpha is the एंगुलर एक्सीलरेशन। अब भैया ये बात हमें पता है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तब अल्फा क्या हो जाता है? जीरो। और जैसे ही अल्फा जीरो हो जाता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो भाई मुझे ये पता है कि ओमेगा तो होना ही होना है। ओमेगा तो होना ही होना है ना। ओमेगा तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, और रेडियस तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। दैट मींस कि ओमेगा एंड आर है, दैट मींस कि लीनियर वेलोसिटी भी होगी। इसका मतलब कि चाहे ये फॉर्मूला ले लो, चाहे ये फॉर्मूला ले लो, वेलोसिटी और आर का होना तो तय है, ओमेगा एंड आर का होना तो तय है। अगर ये चीजें तय हैं तो रेडियल एक्सीलरेशन का होना भी तय है। समझ में आ रही बात? ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं कि यार टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो हो जाए भाई, बिकॉज एंगुलर एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? जीरो होता है। एंगुलर एक्सीलरेशन के जीरो होते ही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का जीरो होना मस्ट है। लेकिन रेडियल एक्सीलरेशन अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो वो होगा ही होगा, उसे एलिमिनेट करना इज नॉट पॉसिबल। तो ये रेडियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होता था? माइनस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रेडियस। रेडियस ऐसे बाहर की तरफ जाता था, सेंटर से बाहर की तरफ, और ये ए आर मींस रेडियल एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा। टेंजेंशियल भले ही शायद ना हो, लेकिन रेडियल तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं? ए आर इज मस्ट। ए आर का होना तो तय है। समझ में आ रही है बात? अच्छा सर, ये सब बातें तो आप मुझे पढ़ा चुके थे पहले, फिर से क्यों बता रहे हो? मन में आ रहा है क्या ये सवाल? तो देखो, मैं फिर से इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं तुम्हें अभी डायनामिक्स से कैसे कनेक्ट करता हूं, फट से ये क्या हो जाएगा? डायनामिक्स से कनेक्ट हो जाएगा। कैसे डायनामिक्स से कनेक्ट हो जाएगा? हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, उसमें हमने फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था।
फोर्सेस की प्रॉपर्टीज या फिर कह लो कि न्यूटन्स लॉ से जो निष्कर्ष निकलते थे उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और उस निष्कर्ष में ही तो हमने पता लगाया था कि अगर किसी भी मास m में किसी प्रकार का फोर्स अगर लग रहा हो तभी इस बॉडी में एक्सीलरेशन जनरेट होगा। अगर किसी भी मास में एक फोर्स लग रहा हो तभी इस मास में कुछ एक्सीलरेशन होगा। अगर ये फोर्स जीरो हो गया, क्या हो गया, अगर ये फोर्स जीरो हो गया तो एक्सीलरेशन तुरंत सॉरी, तो एक्सीलरेशन तुरंत क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात तो न्यूटन साहब ने हमें बता दी थी, है ना, कि जितने समय तक फोर्स लग रहा है एक्सीलरेशन भी बॉडी में उतने ही समय तक के लिए लगेगा, उसके बाद एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, दूसरे किसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं होगा। ये सारी बातें तो हमने पढ़ रखी हैं। अब देखो भाई, अगर इस सर्कुलर मोशन के दौरान ये जो पार्टिकल है, लेट्स सपोज द मास ऑफ दिस पार्टिकल इज m, अगर इस पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन ar है, that signifies that definitely one force is acting on this mass which is producing this acceleration ar। क्या बात समझ में आती है? अगर इस मास m के पास कोई एक्सीलरेशन कौन सा है, ar है, तो ये बात तो तय है कि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा और यही फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। कि बॉडी को एक्सीलरेशन या फिर क्या कहते हैं ar, रेडियल एक्सीलरेशन देने के लिए जो फोर्स कंटिन्यूअसली लग रहा होता है उसे ही फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर कह लो रेडियल फोर्स, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में तो कुछ लोग रेडियल फोर्स भी कह सकते हैं, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। भैया ar का होना मस्ट है, दैट मींस कि एक फोर्स इस बॉडी पे लग रहा होगा, ये भी मस्ट है। अगर ये फोर्स लग रहा है तो इसी फोर्स को नाम दिया गया है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल को मास m को अगर सर्कुलर मोशन में बनाए रखना है तो हमें एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता है। क्या है, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता कंटिन्यूली है। समझ में आती है बात? चलो ये सब उतार लो और अपने शब्दों में लिखो कि किसी भी बॉडी को अगर सर्कुलर मोशन में बनाए रखना है तो एक फोर्स कंटिन्यूअसली लग रहा होगा जो कि रेडियल डायरेक्शन में होगा और इसी फोर्स को क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। दिस इज वन मस्ट फोर्स, दिस मस्ट फोर्स या कह लो ar इज अ मस्ट एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल तो भाई जीरो हो सकता है यूनिफॉर्म के केस में, लेकिन रेडियल का होना मस्ट है, ये तो होगा ही होगा। अगर ये है तो एक फोर्स लग रहा ही होगा और उसी फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आप ये समझ सकते हो कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, चलो इसे फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया कि भैया रेडियल एक्सेलरेशन तो होना मस्ट है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना मस्ट है। अच्छा मुझे ये बताओ, जब हम फोर्सेस के टाइप्स पढ़ रहे थे तो क्या हमने किसी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था ना। हमने पढ़ा था नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेंशन का फोर्स और पता नहीं क्या क्या, और पता नहीं क्या क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शन, नॉर्मल, टेंशन, ये सारे फोर्सेस हमने पढ़े थे। पर क्या हमने कोई सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था क्या? सेंट्रीपिटल जैसा कोई फोर्स पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। हमने क्या सेंट्रीपिटल टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं पढ़ा था। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा पीछे जाओ, मुझे लेक्चर का नंबर नहीं याद है तो पीछे जाओ, जो भी है कहीं पे फोर्सेस के बारे में हमने डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस बाय फाइटिंग क्लासेस, ये देख लेना, या बाय आलोक शर्मा, ठीक है, तो तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा तो ये इस टाइप के और वेरियस काइंड्स ऑफ फोर्सेस हमने पढ़ा था, या फिर कह लो मैग्नेटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो भी पढ़ा था। तो ये सब पढ़ा, फोर्सेस पढ़ा, लेकिन क्या हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा? नहीं पढ़ा। लेकिन सर्कुलर मोशन में हमें समझ में आ रहा है कि एक फोर्स रिक्वायर्ड है, जिसे जो रेडियल डायरेक्शन में, उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। उसे क्या कह रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता है। क्या होता है? बात को ध्यान से सुन लेना, फिर ये मत कहना कि सर आप उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स तो होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नए तरीके का फोर्स नहीं है। ये दुनिया में कोई नया फोर्स नहीं आ गया है। सेंट्रीपिटल फोर्स
सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ फोर्सेस। इन सब फोर्सेस की वजह से ही ये बॉडी सर्कुलर मोशन में होगा। अब इनमें से कोई सा भी फोर्स अगर किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में बनाए रखने में हेल्प कर रहा है तो उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, अलग चीज कुछ नहीं आ रही है। अरे यही सब फोर्सेस हैं जो नेचर में फोर्सेस हैं, उनके अलावा कोई नया अलग से सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आया है। सेंट्रीपिटल फोर्स इन्हीं में से कोई सा एक फोर्स होगा जो एक पार्टिकल या मास m को सर्कुलर मोशन में बनाए रखने में हेल्प कर रहा होगा। उसी फोर्स को हम कह देंगे क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रही है बात? अब तुम कभी वो क्या कहते हैं, मेले लगते हैं ना, मेले फेयर, उसमें गए हो क्या? तो मेलों में तुमने देखा होगा वो क्या कहते हैं, मौत का कुआं। अब इंग्लिश में से क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। मौत का कुआं होता है जिसमें लोग बाइक वगैरह चलाते हैं, कार भी कुछ लोग चला लेते हैं, ऐसे इस टाइप के शेप में होता है ना, इस टाइप के शेप में होता है। यहां से लोग खड़े होकर देखते हैं और यहाँ पे लोग इस तरीके से कार चलाते हैं या बाइक चलाते रहते हैं, है ना। मौत का कुआं कुछ याद आ रहा है? अब ये मौत का कुआं में बताओ आदमी कौन से मोशन में है, या जो बाइक है वो कौन से मोशन में, या जो कार है वो कौन से मोशन में? एक सर्कल में घूम रहा है ना। अगर वो सर्कल में घूम रहा है इट मींस वो सर्कुलर मोशन में है। अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स तो आ ही रहा होगा, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? सवाल ये है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है। तो मौत का कुआं अगर मैं सोचूं, क्या सोचूं, मौत का क्या कुआं, हंसी आ रही है क्यों? है ना। मौत के कुएं के बारे में सोचूं तो इस तरीके से अगर कोई कार चला रहा हो, क्या चला रहा हो, कार चला रहा हो, ऐसे कार को ऐसे चला रहा है, तो कार को सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए इस मौत के कुएं में कौन हेल्प कर रहा है? अरे भैया ये जो लकड़ी की दीवारें लगी होती है ना, ये लकड़ी की दीवार इस बॉडी पे इस तरीके से नॉर्मल फोर्स एक्ट करती है। कभी भी जब टच होता है, दो कॉन्टेक्टिंग सरफेस होते हैं, तो एक सरफेस दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाता है। ये बात तो हमने पढ़ी थी। तो ये नॉर्मल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस जैसे ही बनाओगे ये टुवर्ड्स द सेंटर जाएगा। तो यही नॉर्मल फोर्स यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। समझ में आती है बात? यहां पे ये बात समझ में आ गई। वैसे ही सोचो अगर मैंने एक धागा ले लिया और धागे के एंड पे एक पत्थर बांध देता हूं, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट गोल 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 घुमाते हैं, ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं। इस पॉइंट के अबाउट अगर इस तरीके से घुमाया जाए, अगर इस तरीके से घुमाया जाए तो ये पार्टिकल अब क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल विल बी इन सर्कुलर मोशन। ये पत्थर क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन में है, लेकिन ये क्या पत्थर कंटिन्यूअसली बाहर जाने की कोशिश कर रहा होगा ना। अरे भाई पत्थर जो अगर वो धागा खुल जाए ना तो पत्थर बिल्कुल फेंका जाएगा बाहर की ओर, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स, है ना। तो ये पार्टिकल तो हमेशा बाहर की ओर जाना चाहता है, लेकिन कोई तो ऐसा फोर्स है जो इस पार्टिकल को इस सर्कल में बनाए रखता है, और वही फोर्स क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन इस केस में ये धागा जो है ना इस पत्थर को अपनी ओर या फिर सेंटर की ओर लगातार खींचता है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है बाय दी टेंशन इन धागा। क्या समझ में आती है बात? धागे में टेंशन प्रोड्यूस होगा और यही तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, ये किसी ना किसी एक फोर्स की वजह से ही आ जाता है। समझ में आ रही बात? जो भी फोर्स किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए मदद करे वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कोई नया फोर्स नहीं है। समझ में आ रही बात? अच्छा ये दो बातें हो गई, और कोई एग्जांपल सोचा जाए क्या? अच्छा ये बताओ, ये अर्थ जो है अपना, इसे थोड़ा मिटा दूं क्या? ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस थे, इसको हटा दो। अर्थ है और ये है हमारा सन। अर्थ क्या सन के अराउंड इस तरीके से सर्कुलर मोशन में है? हाँ भाई ये है। तो पक्का कोई ना कोई एक फोर्स होगा जिसके माध्यम से ये अर्थ सन की तरफ खींचा चला आना चाहता होगा। इसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल का फोर्स है। एक मिनट, ये कौन सा फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल पुल का ही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो हमने एक देख लिया नॉर्मल फोर्स, एक टेंशन फोर्स देख लिया, एक सेंट्रीपिटल फोर्स देख लिया नहीं देख लिया? अब सोचो न्यूक्लियस अगर हो तो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में होते हैं ना। तो यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा होगा, कौन सा होगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को घुमाता रहता है सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, नॉर्मल, टेंजेंशियल, और कौन सा फोर्स बच गया भाई? कोई सा बचा क्या?
अभी क्या क्या लिखा था, फ्रिक्शन फोर्स है ना। चलो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करते थे। इस तरीके से अगर कोई सर्कुलर ट्रैक हो और एक कार यहाँ पे मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ v और इधर की और इधर कोई सेंटर है, तो अगर ये सर्कुलर मोशन में टर्न ले रहा है तो कोई ना कोई फोर्स अंदर की ओर चाहिए जो इसे सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, उसे ही क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस केस में वो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन मिल जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रही बात। मैग्नेटिक के केस में वो मैग्नेटिक फील्ड वाली बात हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा और उस पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल आप एंटर करा दो तो वो एक सर्कुलर मोशन में आ जाता है बिकॉज ऑफ द फोर्स Q, V एंड मैग्नेटिक फील्ड B। चलो तो आई होप कि कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया होगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आया है तो देखो एक सवाल है HCV का, एग्जाम्पल नंबर 7.5। उसमें ये कहता है कि देयर इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, रेडियस है 25 सेंटीमीटर का, और कहता है कि 100 ग्राम का मास, एक मास ऑफ 100 ग्राम, मास ऑफ 100 ग्राम ये सर्कुलर मोशन पे है, और कहता है कि 2 सेकंड्स पे ये अपना एक सर्कल कंप्लीट करता है। एक सर्कल कितने पे कंप्लीट कर रहा है, 2 सेकंड्स में। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी दी फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, तो चलो मुझे ये बताना कि इसकी लीनियर वेलोसिटी v कैसे निकाल सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी v निकालने के लिए देखो टोटल डिस्टेंस निकाल लो डिवाइडेड बाई टाइम कर लो, तो ये लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। और कहता है कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मतलब कि क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये दिया हुआ है। अच्छा डिस्टेंस, अब मुझे कहता है कि ये 2 सेकंड्स जो है ना, एक सर्कल का टाइम है, एक सर्कल कंप्लीट करने में 2 सेकंड्स लगते हैं। तो मुझे बताओ एक सर्कल कंप्लीट करने पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल कितना होगा, इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर, दैट मींस 2 पाई r के बराबर होगा, और टाइम तो t है, करेक्ट और नॉट। तो हम निकाल लेते हैं 2 पाई, व्हाट इज r, r इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज टाइम, 2 सेकंड्स, है ना। तो यहां से हमें मिल जाता है 2 और 2 को काटो, 25 पाई सेंटीमीटर्स पर सेकंड। दिस इज द लीनियर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी ये आ गई। अब मुझे पता है कि जब पार्टिकल यूसीएम में है तो एक ही प्रकार का एक्सीलरेशन दैट इज AR लग रहा होगा। AR कैसे निकालते हैं, v² डिवाइडेड बाई r से निकाला जाता है, करेक्ट और नॉट। तो और फोर्स जो लग रहा होगा सेंट्रीपिटल, वो किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड विद मास, दैट मींस मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो निकालना है दैट इज गोइंग टू बी मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन इज v² डिवाइडेड बाई r, दैट इज इक्वल्स टू मास इज 100 ग्राम्स, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 kg, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद v², व्हाट इज v, 25 पाई, तो 25 का स्क्वायर इनटू पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बताओ सॉरी v² हो गया डिवाइडेड बाई r की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर, 25, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद सेंटीमीटर्स, इतना हो रहा है ना, ठीक है, करेक्ट और नॉट, है ना। चलो तो ये क्या आ जाएगा, 0.1, देखो 0.1 एंड पाई का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, 3.14 का स्क्वायर करोगे ना, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर होता है। तो इसको और इसको तो काट दो तुम सीधे, फिर 25 से एक 25 को काट दो तो बच गया 25, और फिर बच गया सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी सेंटीमीटर का स्क्वायर और सेंटीमीटर तो कट गया, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद केजी बच गया, ठीक है, केजी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए तो हमने डायनामिक्स ऑफ मोशन में, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ लोग जानते होंगे, वैसे जो पढ़ लिखे होंगे वो पता है कि जो देखो सर्कुलर मोशन में होता क्या है कि एक फोर्स, जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, एक फोर्स इसे सर्कुलर मोशन में बनाए रखना चाहता है, उसे ही कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स इसे सर्कुलर मोशन से बाहर की ओर फेंकना चाहता है, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये तो भाई थोड़ा सा मतलब
सीधा निष्कर्ष वाली बात हो गई है, निष्कर्ष वाली बात हो गई। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से आया, कैसे ये पिक्चर में आ गया, ये बात करना ज्यादा जरूरी है। तो देखो हमने अभी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों चीज समझने वाले हैं। उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिलाऊं कि एक बात होती थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। क्या याद है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? करण और अर्जुन वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने एक स्यूडो फोर्स का टॉपिक लिया था। जिसने भी स्यूडो फोर्स नहीं पढ़ा है भाई प्लीज प्लीज प्लीज, ये नहीं समझ में आएगा अगर मैं बता रहा हूं। अगर तुमने स्यूडो फोर्स वाला लेक्चर नहीं देखा है, ये बातें बिल्कुल एकदम हवा में उड़ जाएंगी, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स वाला लेक्चर देखो, क्योंकि अभी स्यूडो फोर्स आ जाएगा फटक से। ठीक है, तो देखो स्यूडो फोर्स की बात आती है कब? जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम पे होते हैं, है कि नहीं? जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम पे होते हैं तब हमें पता चलता है कि यार हम जिस फ्रेम पे बैठे हैं वो खुद ही एक्सिलरेटेड है। अगर वो फ्रेम ही एक्सिलरेटेड है तो मुझे अगर न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करना है तो एक स्यूडो फोर्स लगाना होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि न्यूटन के लॉ कहां पे वैलिड है? इनर्शियल फ्रेम पे। आइदर वो रेस्ट पे होना चाहिए फ्रेम, और फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी पे होना चाहिए। समझ में आ रही बात? एक्सिलरेटेड फ्रेम के लिए स्यूडो फोर्स की जरूरत होती है। बिना स्यूडो फोर्स के हम न्यूटन्स का लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किसमें? एक्सिलरेटेड फ्रेम में। और एक्सिलरेटेड फ्रेम को ही तो क्या कहा जाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। ठीक है, आ जाओ। तो पहले बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम की। इनर्शियल फ्रेम कैसा फ्रेम? जिसमें एक्सिलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। फ्रेम का एक्सिलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। तो देखो एक मैंने मान लिया क्या, सर्कुलर मोशन एक देख लेते हैं। इस तरीके से कोई सा पार्टिकल है, मास m, और इसकी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है, ये है r, और ये पार्टिकल क्या हो रहा है? एक सर्कुलर मोशन में है, बना हुआ है। अगर मैं अपना अब करण अर्जुन याद है? करण अर्जुन कुछ याद है? यहां पे देखो ये कौन खड़ा है? ये खड़ा है करण। करण कहां खड़ा है? करण की वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है, क्योंकि ये ग्राउंड पे खड़ा है। करण ग्राउंड पे खड़ा होके अगर इस सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करे तो करण ऑब्जर्व कर रहा है, दैट मींस अपना रेफरेंस कहां है? यहीं पे, करण के ऊपर। करण अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो हमारे पास एक्सीलरेशन क्या है? अगर एक्सीलरेशन जीरो है दैट मींस करण का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है? इनर्शियल है। समझ में आ रही बात? करण का फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है। अगर करंट इस सर्कुलर मोशन को देखता है तो वो देखेगा कि भाई ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है एक फोर्स कोई लग रहा होगा जो इसे सर्कुलर मोशन में बनाए रखना चाहता होगा, और वही फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और अगर ये यूसीएम में भी है, यूसीएम में ही मान के चलो तो पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। एक एक्सीलरेशन लग रहा होगा जो सेंटर की तरफ होगा, और वही एक्सीलरेशन तो क्या होगा? AR का होगा। भाई बात खत्म। अब इस फ्रेम में अगर मैं न्यूटन का सेकंड लॉ इस्तेमाल करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? एक फोर्स लग रहा होगा मास m पे, दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन ऑफ दिस बॉडी। भैया एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, फ्रेम तो जीरो एक्सीलरेशन पे। तो मास ऑफ द बॉडी और मास पे ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, AR, यही फोर्स लग रहा होगा। तो एज पर दी सेकंड लॉ हम लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन। ये हमने कैसे लिखा? यूजिंग सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इस्तेमाल करके हमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि हम इनर्शियल फ्रेम से बात कर रहे थे तो हमने कोई स्यूडो फोर्स वगैरह वाली बात सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो इनर्शियल फ्रेम से बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई। और ये फोर्स क्या है? जो ये हमने इनर्शियल फ्रेम के का यूज करके जो फोर्स निकाला, इसी फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बहुत बढ़िया। कोई परेशानी किसी तरीके की, कोई समस्या, दिक्कत? प्यास लग रही है, पानी वानी पीना हो तो वीडियो रोक के पानी पी लो तुम लोग। कभी पूछ भी लिया करो सर प्यास लगी है क्या? कैसे भी पूछोगे। चलो अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। तो कौन सा फ्रेम होगा? दूसरी बात पे ये हम पहुंच चुके हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम पे। किस पे पहुंच गए? नॉन लगा देना, इनर्शियल फ्रेम लगा देना। नॉन इनर्शियल फ्रेम पे एक्सीलरेशन क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है ना? अब फिर से यही बात करते हैं कि कोई पार्टिकल ऑफ मास m, अ बॉडी ऑफ मास m is in circular motion about a radius r, this circle पे, ये about center C at a radius of r, ये पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन है में है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज v,
मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज v। ओ माय गॉड, बहुत खतरनाक है यहाँ पे। चलो ये बात हो गई, ठीक है। अब ये करंट तो भाई कहां पे खड़ा था, इनर्शियल फ्रेम में, और करंट तो भाई कौन है, अर्जुन है। तो अर्जुन कहां खड़ा होगा, अर्जुन ने कहा कि मैं तो इस मास के ऊपर जाके खड़ा हो जाऊंगा। अर्जुन कहां खड़ा हो रहा है, इस मास के ऊपर, यहां पे खड़ा हो गया, ठीक है। अगर अर्जुन इस मास के ऊपर खड़ा हो गया, अगर अर्जुन, कौन, अर्जुन देखिए, अर्जुन अगर इस मास के ऊपर खड़ा हो गया तो ये मास के पास, इस मास के पास तो कंटिन्यू, हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को भूल जाओ, क्या कर लो, भूल जाओ। अब देखो इस समय पे एक्सीलरेशन क्या है, ए आर का एक्सीलरेशन है ना, एक मिनट थोड़ा सा पसीना पूछ लें, हाँ चलो, ए आर का एक्सीलरेशन है। अब अर्जुन जिस फ्रेम पे खड़ा है वो तो खुद ही एक्सीलरेटेड है, अर्जुन जिस फ्रेम पे खड़ा है वो खुद ही एक्सीलरेटेड है कि नहीं है। अगर वो फ्रेम ही एक्सीलरेटेड है तो उस फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, है ना। अगर उन्हें वैलिड बनाना है तो वी नीड टू ऐड स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स जब तक ऐड नहीं करोगे तब तक तुम इसमें न्यूटन्स के लॉ नहीं अप्लाई कर सकते, न्यूटन के लॉस नहीं अप्लाई कर सकते। बहुत बढ़िया भाई। तो किसी ने कहा कि भाई अगर ये इस तरफ एक्सीलरेटेड है, इस तरफ अगर ये एक्सीलरेटेड है तो एक स्यूडो फोर्स क्यों ना उसके अपोजिट डायरेक्शन पे लगा लो। अपोजिट डायरेक्शन क्या लिखोगे, एफ पी, स्यूडो फोर्स लगा लो अपोजिट डायरेक्शन पे, और ये मास क्या था, एम था, ठीक है। अब कैसे लिखा जाएगा, अब बताओ कैसे लिखा जाएगा, बताओ तो। अब देखो अब क्या लिखा जाता है कि स्यूडो फोर्स का डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। स्यूडो फोर्स कैसे लिखा जाता है, स्यूडो फोर्स इज इक्वल्स टू, जिस फ्रेम पे हो तुम, जिस फ्रेम पे हो ना, उस फ्रेम के बारे में सोचना है कि वो कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। क्या सोचना है, जिस फ्रेम पे तुम खड़े हो उसका एक्सीलरेशन कितना है। स्यूडो फोर्स कैसे निकलता है, एक्सीलरेशन जो लेना है ना स्यूडो फोर्स के लिए, देखो स्यूडो फोर्स तो हमेशा मास इनटू एक्सीलरेशन ही लिखना है, लेकिन स्यूडो फोर्स के लिए जो एक्सीलरेशन लेना है वो एक्सीलरेशन जो अर्जुन यानी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका एक्सीलरेशन जो भी होगा वही एक्सीलरेशन यहां पे लेना है। तो अर्जुन का एक्सीलरेशन क्या है, अर्जुन भाई मास के ऊपर बैठा है तो मास का जो एक्सीलरेशन होगा वही तो अर्जुन का एक्सीलरेशन होगा, दैट मींस ए आर का एक्सीलरेशन होगा। क्या बात समझ में आती है। अब ये मास क्या है, मास तो बॉडी का मास लेना है, बॉडी का मास मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, तो ये हमारा क्या बन जाता है, स्यूडो फोर्स बन जाता है। समझ में आ रही बात। तो कैसे लिखा जाएगा, एफ पी इज इक्वल टू मास इंटू ए आर। ए आर की वैल्यू तो हमें पता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, या तो कह लो एम ओमेगा स्क्वायर आर, कुछ भी कह लो, सब तो सेम ही है। ये हमने कहां से लिखा, हमने ये स्यूडो फोर्स के डेफिनेशन से लिखा है, स्यूडो फोर्स के डेफिनेशन से लिखा है। और यही स्यूडो फोर्स जो है ना ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स तो अंदर की तरफ था, ये अंदर की तरफ था ना सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये स्यूडो फोर्स क्या है, ये बाहर की तरफ है। किसको दिखता है, अर्जुन को दिखता है जब वो मास के ऊपर बैठ जाता है। जब करण यहां बाहर खड़ा था तो उसे एक फोर्स दिखता था जो कि इसे सर्कुलर मोशन में बनाए रखना चाहता था, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम ए आर। यहां पे भी तुम फार्मूला लिखो तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर, यही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला दोनों के सेम आ रहे हैं लेकिन दोनों की मीनिंग बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है, अरे सर, अरे बच्चों, सॉरी बच्चों, ये तो अंदर की ओर खींच रहा है और ये तो इसे बाहर की ओर ले जा रहा है। इसीलिए कहा गया कि एक फोर्स जो कि सर्कुलर मोशन में बनाए रखना चाहता है उस फोर्स को क्या कहा गया, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा गया। और एक फोर्स जो कि पार्टिकल को सर्कल से बाहर की ओर खींचना चाहता है इन रेडियल डायरेक्शन, उस फोर्स को, इस ये स्यूडो फोर्स को कहा गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसे क्या कहा गया, एफ सी एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल की स्पेलिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा गया और इसकी भी वैल्यू भाई सेम आ गई है, वैल्यू तो बाई चांस सेम आ गई है, बाई चांस सेम आ गई है। देखो यहाँ पे हमने कौन सा न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई किया था, मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे क्या है, ये स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाया है, मास इनटू एक्सीलरेशन वाला। एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम है ये एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी जिससे लगाया था, लेकिन भाई यहाँ पे फ्रेम और बॉडी का एक्सीलरेशन सेम होने की वजह से ये सेम आ गया, वैल्यू सेम आ गई वैल्यू, ठीक है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट
क्लियर हो रहा होगा किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स व्हिच वांट्स टू टेक द बॉडी अवे फ्रॉम सर्कुलर मोशन इन द रेडियल डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स व्हिच इज हेल्पिंग द पार्टिकल टू बी इन सर्कुलर मोशन। समझ में आ रही बात, ये इसे बनाए रखना चाहता है, ये इसे सर्कुलर मोशन से भगाना चाहता है। दोनों अलग अलग फोर्सेस हैं, है ना। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्सेस के बारे में हमने जान लिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है। इट कम्स बिकॉज ऑफ आइदर नॉर्मल, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्सेस, या फिर कह लो फ्रिक्शनल फोर्सेस, टेंशन फोर्सेस। इनमें से कोई सा एक फोर्स होगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रहा होगा। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हमेशा ही एक बॉडी पे लगेगा जब भी वो सर्कुलर मोशन में हो। लेकिन क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखने के लिए आदमी को कहां जाके बैठना पड़ेगा, पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन में है उस पार्टिकल पे जाके बैठोगे तब तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एहसास होगा। अदरवाइज बाहर से देख रहे हो तो तुम्हें सिर्फ एक ही फोर्स दिखाई देगा। समझ में आ गई बात। इतनी सारी बातें अपन ने क्या कर ली है, डिस्कस कर ली हैं। तो अच्छे से लिख लो भाई, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तुमने बता दिया, 25 बार बता दिया। अब वो लिखवाने वाला काम, क्लास 6 में हो क्या, हर चीज लिखवानी पड़ेगी क्या? अपने से थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, अपनी भाषा में लिखो। अपनी भाषा में लिखोगे तो क्या होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। और इंग्लिश में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी फिजिक्स है यार, टूटी फूटी इंग्लिश लिख लो चलेगा। ठीक है, ठीक है ना। चलो अच्छा लिखो, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि तुम्हें सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन के बारे में आइडिया लग रहा होगा धीरे धीरे कि फोर्सेस होते हैं, दो तरीके के फोर्सेस होते हैं। अब तुम्हें तीसरे फोर्स के बारे में अभी तक नहीं बताया ना, तो थोड़ा सा तुम्हें तीसरे फोर्स के बारे में भी बता दूं। देखो, अगर कोई पार्टिकल ऑफ मास m इज इन सर्कुलर मोशन एट अ रेडियस ऑफ r सच दैट द लीनियर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज v, अगर ये इसके पास ओमेगा है तब तो ठीक है, इसके पास क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो कि m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके पास ओमेगा के साथ साथ अल्फा भी है, अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर अल्फा है तो एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा व्हिच विल बी इक्वल टू अल्फा इनटू r। अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता है तो एक फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी लगेगा जो कि मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बराबर होगा, दैट इज m इनटू अल्फा इनटू r। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है तब, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात है ये। अगर अल्फा है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा और उसकी वजह से एक फोर्स, वो भी किसी फोर्स की वजह से आएगा। उल्टा नहीं कहना है, हमेशा सीधा सीधा कहना है। फोर्स जो है कि कॉज है, फोर्स की वजह से अल्फा प्रोड्यूस हो रहा होगा, अल्फा। ठीक है, यहाँ पे फोर्स की वजह से ओमेगा, ये तो भाई सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए एक फोर्स है, और ये फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो दो फोर्सेस होंगे, तो डायग्राम ऐसे बनेगा भाई, ये रेडियल फोर्स हो गया और ये हो गया टेंजेंशियल फोर्स हो गया, तो ये हो जाएगा अपना नेट फोर्स, एफ नेट हो गया। अच्छा, इस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में व्हाट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स क्या है, कौन से डायरेक्शन में, रेडियल है तो इसको एफ आर लिख सकता हूं ना, रेडियल है तो एफ आर लिख लिया। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या एफ नेट को रिप्रेजेंट करता है, क्या एफ आर को रिप्रेजेंट करता है, क्या एफ टी को रिप्रेजेंट करता है, सवाल ये है। तो मन में ऐसा लगता है, मन में ऐसा फील आता है कि पहले जब टेंजेंशियल फोर्स नहीं था तब तो वह एफ आर के बराबर था, फाइन, लेकिन जब टेंजेंशियल फोर्स आ गया तो हमें नेट फोर्स के बारे में सोचना चाहिए और सेंट्रीपिटल फोर्स नेट फोर्स होना चाहिए, ऐसा दिमाग में आता है, जो कि हमेशा अपने दिमाग में क्या आता है, गलत आता है। क्या होता है, हमारे दिमाग में नॉर्मली गलत बातें आती है, उल्टी सीधी बातें तो आती है दिमाग में, अच्छी बातें कभी आती है क्या। एफसी फोर्स हमेशा ही रेडियल फोर्स होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ही रेडियल फोर्स होगा। अगर उसमें टेंजेंशियल फोर्स आ भी रहा है तो वो कुछ और खेला है भाई, उसके बारे में हमने नहीं सोचना है, नेट फोर्स के बारे में भी हमने नहीं सोचना है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा ही रेडियल फोर्स के बराबर होगा, हमेशा ही वो mv स्क्वायर बाई r या m ओमेगा स्क्वायर होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। इसका टेंजेंशियल फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस समझ में आ गई, इसको एकदम दिमाग में रख लो भाई, और ये चीज रख लो, लिख लो भाई। चलो, अब इतना सब कुछ करने के बाद ना, अगर मैं क्लास को बंद कर दूं और टाटा बाय बाय कर दूं तुम्हें, तो फिर बच्चे क्या कहेंगे कि सर यार थ्योरी पढ़ा के खत्म कर देते हो, एक भी न्यूमेरिकल तो कराया नहीं, समझ में कैसे आएगा। तो चलो ले लो भाई, तुम्हारी खुशी के लिए 1-2 न्यूमेरिकल कर ही लेते हैं। चलो मान लिया कि एक कार है
जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है विथ वेलोसिटी v को मान लिया 10 मीटर्स पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, और ये रेडियस ऑफ दिस कर्व इज 5 meters. Radius of this curve is 5 meters. You need to find out what will be centripetal force. ये क्या होगा बता दो भाई, सॉल्व करने की जरूरत है या बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 1, चलो सेंट्रीपिटल फोर्स तुम्हें बता ही देते हैं, mv² डिवाइडेड बाई r। तो मास कितना है, ओ हो मास नहीं दिया है क्या, मास ले लो 1 kg, कार है ना, चलो इस पे ले लेते हैं 50 kg ले लिया, चलो 50 kg ज्यादा ही होगा लेकिन चलो 50 kg ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाइड विथ v² मींस 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस मींस 5 मीटर। तो करते ही तुम्हें क्या समझ में आएगा, 5 10, तो ये हो गया 1000 और फोर्स है तो न्यूटन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, 1000 न्यूटन का सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, या कह लो रेडियल फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत है, कुछ भी कह, ठीक है। बात समझ में आ गई? और कुछ सवाल किया जाए, छोटे मोटे ऐसे फटाफट कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले सवाल, छोटे मोटे सवाल, छोटे और मोटे सवाल, कैसे सवाल। चलो दूसरा सवाल करते हैं। अब मान लिया कि ये कोई एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कुछ दूरी पर एक मास m रखा हुआ है, लेट्स सपोज 1 kg का, 1 kg का मास रखा हुआ है, और ये रेडियस है 5 मीटर्स का, फिर से 5 मीटर्स हो गया, चलो इसीलिए लिया 2 मीटर्स का, 2 मीटर्स का रेडियस है, और इसकी अबाउट ये सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये क्या है, धागा, ये क्या है, धागा है, और ये है एक पत्थर, ठीक है, पत्थर है, धागा और पत्थर है, इस पत्थर को टाई किया गया है, और इस धागे को इसके अबाउट गोल घुमाया जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट अगर गोल गोल घुमाया जा रहा है तो पक्का एक कौन सा फोर्स लगता होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता होगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस बार किसकी वजह से आ रहा है, टेंशन की वजह से आ रहा है। और सवाल करता है कि व्हाट विल बी द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, इस धागे में टेंशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बताओ कितना होगा, अगर 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 इसकी वेलोसिटी v जो दी हुई है 2 मीटर्स पर सेकंड की है, लीनियर वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड की है, तो बता दो टेंशन कितना होगा। तो टेंशन कैसे निकालोगे, टेंशन इज इक्वल्स टू इस बार हो जाएगा सेंटीमीटर फोर्स के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r, है कि नहीं। mv² डिवाइडेड बाय r लिखते ही मास की वैल्यू है 1 kg, वेलोसिटी है 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस है 2, फिर कितना आ गया 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 2 न्यूटन्स। अब अगर देखो सवाल कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, अब कोई कह देगा कि भैया इस वायर की कैपेसिटी है कि ये 1 न्यूटन से ज्यादा झेल नहीं सकता, 1 न्यूटन से ज्यादा जैसे ही टेंशन लगेगा ये वायर टूट जाएगा। तो कोई कहे कि भाई बता दो मुझे कि क्या ये 2 मीटर पर सेकेंड की लीनियर स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन पे मेंटेन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता है भाई। अगर 2 मीटर पर सेकेंड लग जाएगा तो टेंशन कितना आ गया, 2 न्यूटन का, और 2 न्यूटन तो ये झेल ही नहीं सकता, वायर टूट जाएगा, तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। अगर नहीं आ रही तो एक तो तुम्हें बता दो, एक और तुम्हें बता दो, बता दो। देखो ध्यान से देख लो, बिल्कुल एक वायर दिया जिसका टेंशन का लिमिट है, टेंशन का लिमिट है मान लो 10 न्यूटन का टेंशन का लिमिट है, ठीक है, 10 न्यूटन के टेंशन का लिमिट है, और कहता है कि एक मास उस वायर से टाई किया गया है, एंड दैट मास इज, लेट्स सपोज दिस मास इज 100 तो ज्यादा ही हो गया, 10 ही ले लो, चलो 10 kg का मास एक अटैच किया गया है, और कहता है कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, लेट्स सपोज दिस इज 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर का स्ट्रिंग है। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी दी ओमेगा मैक्स, ओमेगा मैक्स, मैक्सिमम ओमेगा बताओ, मैक्सिमम ओमेगा बताओ कि ये वायर ब्रेक ना हो। कहने का मतलब ये है कि भैया एक एक्सिस के अबाउट हम क्या करेंगे, इस वायर को ऐसे टाई करके यहाँ पे एक मास लगाएंगे और इसे एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेंगे, तो इस सर्कुलर मोशन का ओमेगा मैक्स कितना हो सकता है कि ये वायर ना टूटे। समझ में आ रही बात, वायर ना टूटे इसके लिए ओमेगा मैक्स कितना हो सकता है,
कितना हो सकता है? देखो टेंशन 10 न्यूटन का है, ये बात फिक्स कर दी इसने। क्या कह दिया कि टेंशन भाई 10 न्यूटन से ज्यादा तो नहीं लग सकता। टेंशन अगर 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं लग सकता, दैट मींस एफसी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 10 न्यूटन हो गया। और एफसी इज इक्वल टू क्या होता था? मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यही होता था ना। तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? यहां से निकाल लेते हैं। देखो 10 न्यूटन दैट इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है? 10 kg दैट इज इनटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 मीटर। तो सब SI में है, तो सीधे सीधे 10 10 कट गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हो गई। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी v max इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड है, तो ओमेगा मैक्स कितना होगा? ओमेगा की वैल्यू क्या आती है बताओ? v बाई आर होती है। तो v मैक्स ले लो 1 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या है? 1 मीटर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 रेडियन पर सेकंड। इससे ज्यादा ओमेगा नहीं हो सकता। ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1 रेडियन पर सेकंड। समझ में आ रही है बात? कुछ सवाल समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही बैठ के हाँ कर रहे हो? सर हम तो हाँ हूं भी नहीं कर रहे हैं। तो हाँ हूं नहीं कर रहे हो तो और बुरी बात है ना। खाली बैठे रहोगे तो फिर नहीं समझ में आने वाला। कॉपी किताब निकाल के बैठो, हर एक चीज समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है वीडियो स्टॉप करो, पीछे जाओ, फिर देखो। फिर भी नहीं समझ में आता है, फिर स्टॉप करो, पीछे जाओ, फिर देखो। फिर भी नहीं समझ में आता है तो क्या करना है कि अब तो भैया सर 3 बार हो गए, 3 बार मैंने कोशिश कर ली, तीनों बार में मुझे नहीं समझ में आया, अब तो मैं कमेंट करके रहूंगा या रहूंगी, तब जाके कमेंट करना है, ठीक है? तब जाके क्या कर देना? कमेंट कर देना कि सर मुझे नहीं समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो तुरंत कमेंट करना है क्या कि सर मुझे समझ में आ गया। समझ में ना आया तो 3 बार रिपीटेशन में डालना है, और समझ में आ गया तो तुरंत बहुत बढ़िया सर सब समझ में आ गया। समझ में आ रही बात? कमेंट में पता चलते रहना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तुम बताते रहोगे तो अच्छी बात है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यार इस टेक्निक से बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर इस टेक्निक से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कुछ गुना भाग किया जाएगा यार। हम लोग क्या इंजीनियर हैं, इंजीनियर का काम ही होता है कि अगर एक टेक्निक से काम ना बने तो दूसरी टेक्निक लाओ, दूसरी टेक्निक से काम ना बने तो तीसरी टेक्निक लाओ, और तीसरी टेक्निक से काम बन भी रहा है और चौथी टेक्निक से अगर इंप्रूवमेंट आ सकता है तो चौथी टेक्निक लाओ। यही तो है इंजीनियर का काम। और हम क्या है? इंजीनियर है। खैर हम तो अब टीचर हो गए हैं, लेकिन इंजीनियर हुआ करते थे कभी, है ना? ठीक है, चलो तो बढ़िया मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे ही बढ़िया मजा आते रहना चाहिए। लेक्चर पढ़ते रहो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। ज्यादा लोग देखोगे तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, अदरवाइज फिर मैं थोड़ा सा आलसी हो जाता हूँ, ठीक है? और भी काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम खाली बैठा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ोगे बढ़िया मन लगा के, थोड़ा सा रिप्लाई करोगे, मुझे पता चलेगा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तब जाके मैं फिर मतलब क्या कहते हैं उतने एंथुसियाज्म के साथ उतने लगातार कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाऊंगा। अदरवाइज थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा, ठीक है? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी जल्दी वीडियो चाहिए, ठीक है? चलो तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मुझे लगता है समझ में आ गया हो। और एक सवाल तुम्हें जाते जाते दे दूं कि इनमें से कौन सा कथन सही है, बताना है। एटी इन एनी सर्कुलर मोशन, इन एनी सर्कुलर मोशन, क्या ये चीज पॉसिबल है? पहली पॉसिबिलिटी, एटी इज इक्वल टू 0 एंड ए आर इज नॉट इक्वल टू 0, क्या ये चीज पॉसिबल है? दूसरी बात, एटी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए आर इज इक्वल टू 0, क्या सर्कुलर मोशन में ये दोनों बातें पॉसिबल है, या फिर एक बात पॉसिबल है दूसरी बात पॉसिबल नहीं है, या फिर दोनों बातें पॉसिबल नहीं है? ये बात तुम्हें मुझे बताना है, थोड़ा कमेंट करना, देखा जाए कि किसे कितना समझ में आया है। और नहीं समझ में आया तो फिर बताना कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा, इसके बारे में एक बार चर्चा कर लीजिए, तो करेंगे। अदरवाइज समझ में आ रहा तो क्या करना है, ठीक है? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखो और बिल्कुल ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, समय वेस्ट नहीं करना है, सब लोग पढ़ रहे हैं, इतना जान लो, बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं। मेरे भी भाई बहन हैं यहाँ पे, मैं एकदम मतलब 3-3 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ाता हूँ, उन्हें छोड़ता नहीं मैं, तो बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ना है। लॉकडाउन के समय मैं भी खाली बैठा हूँ तो मैं पढ़ाता हूँ, समझ में आ रही बात? और जो डायरेक्ट पढ़ाने में जो मजा है ना, तब तुम्हें क्या बताऊँ, दुख तो होता है लेकिन क्या करें, ठीक है? डायरेक्ट पढ़ाने का मजा ही और होता है, जो चेहरे पे जो एनर्जी दिखती है। अब वही जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो थोड़ी सी हैप्पीनेस मिलती है कि हाँ लोग पढ़ के थोड़ा कमेंट कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि हाँ लोग पढ़ रहे हैं,
तो बड़े ही मुझे फेशियल एक्सप्रेशंस तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक फील आ जाती है कि हाँ यार बच्चों को समझ में आ रहा होगा या बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आनंद आता है। अब जब सामने बैठे होते हैं तब तो खुद ही समझ में आ जाता है कि बच्चों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कि नहीं। तो वो बात, वो जो हैप्पीनेस मिलती है ना पढ़ाने में, बहुत हैप्पीनेस है, मैं वो हैप्पीनेस ढूंढता रहता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि समय अंतराल के बाद शायद वो हैप्पीनेस मिले, जो भी है देखते हैं। तो जैसा भी है बताइएगा, और बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, कुछ भी हो, थोड़ा भी पढ़ो यार, थोड़ा सा मेरे को बता दिया करो कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या चीज करना चाहिए। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बताया करो, ठीक है। ज्यादा लोग पढ़ो, ये नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ बस मैं ही पढ़ता रहूं। अरे 25 लोग को फॉरवर्ड करो यार, 25 लोगों को कहोगे यार देखो मजा आ रहा है, थोड़ा सा लेक्चर देखो, पढ़ो, और तुम भी पढ़ के कमेंट करो, सर को बोलो कि और पढ़ाए। ये सब करो ना, मुझे ज्यादा मत बोलो कि और पढ़ाए, क्या करो, और भी दोस्तों को बोलो कि सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलो, है ना। तब ज्यादा लोग बोलेंगे ना तो मैं पढ़ाने लगूंगा, ज्यादा पढ़ाने लगूंगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ये दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।